डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस की इन श्रृंखला में आज हम फिर मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक अस्थायी कणों के 6 उत्पादों की गतिकी का अध्ययन आज हम करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अस्थायी कणों के 6 उत्पादों की गतिकी, काइनेमेटिक्स ऑफ डिके प्रोडक्ट्स ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी कणों की। तो अस्थायी कण क्या होते हैं? वे कण जो आसानी से विघटित हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, या जिनसे दूसरे पार्टिकल्स जो हैं, जो या यूँ कहें कि जिनसे आसानी से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राप्त किए जा सकें, उन्हें हम नाम देते हैं अस्थायी कण। तो हम कह रहे हैं कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में अस्थायी कण 2 या 2 से अधिक कणों में विघटित होते हैं। अस्थायी कण 2 या 2 से अधिक कणों में विघटित होते हैं, जैसे पाई मेसोन, म्यू मेसोन तथा न्यूट्रिनो में विघटित होता है। न्यूट्रिनो को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पाई मेसोन जो है वो म्यू मेसोन तथा न्यूट्रिनो में विघटित होता है, तथा म्यू मेसोन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा प्रति न्यूट्रिनो में विघटित होता है। तो ये जो है पाई मेसोन और म्यू मेसोन, पाई मेसोन और म्यू मेसोन जो हैं ये क्या है? ये हमारे अस्थायी कण हैं, ठीक है। हमने कहा माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र को क्या बोलते हैं हम? लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसे हम एल निर्देश तंत्र या एल फ्रेम से भी डिनोट करते हैं। तो माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में m विराम द्रव्यमान का एक कण जिसका संवेग 0 है, m1 तथा m2 द्रव्यमान वाले कणों में विघटित होता है, जिनके संवेग क्रमशः p1 तथा p2 तथा गतिज ऊर्जाएं क्रमशः t1 तथा t2 हैं। इन कणों के चतुर्विम संवेग को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो हमने कहा, हमने मान लिया कि एक अस्थायी कण टूटने से पहले उसका विराम द्रव्यमान m है। विराम द्रव्यमान का मतलब जब वो अस्थायी कण विराम अवस्था में है तो उस समय उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? वो विराम द्रव्यमान, ठीक है। अब चूंकि कण विराम अवस्था में है इसलिए इसका संवेग कितना होगा? इसका संवेग 0 होगा। अब यह है कण दो द्रव्यमान, दो विराम द्रव्यमान m1 तथा m2, ठीक है। तो जो उनसे अस्थायी कण से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुए हमें, जिन कणों में यह विघटित होता है, उनका विराम द्रव्यमान m1 और m2 मान लिया हमने। द्रव्यमान वाले कणों में विघटित होता है, ठीक है। दो कणों में ये टूट गया। अब इन उत्पादों के, ये जो प्रोडक्ट्स हुए हैं जिन कणों में यह विघटित हुआ है, उनका संवेग क्रमशः p1 तथा p2 है और इनकी गतिज ऊर्जाएं t1 तथा t2। इन कणों के चतुर्विम संवेग निम्न रूप में लिखे जा सकते हैं। तो हमने कहा पी म्यू जो अस्थायी कण है उसका चतुर्विम संवेग, तो पी म्यू इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसका संवेग कितना था? इसका संवेग 0 था। आयोटा ई अपॉन सी, ऊर्जा कितनी हो गई? ऊर्जा हो गई ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एम विराम द्रव्यमान है तो एम सी स्क्वायर, ठीक है। एम सी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी से एक सी कैंसिल, तो ये हो गया आयोटा एम सी। अब दूसरा जो है, अगर P1 म्यू की बात करें तो जो प्रथम उत्पाद कण है, प्रथम उत्पाद कण P1 म्यू का संवेग P1 और ऊर्जा E1। अब E1 जो है इसका विराम द्रव्यमान m1 सी स्क्वायर है, प्लस T1 जो है ये इसकी गतिज ऊर्जा है, तो m1 सी स्क्वायर प्लस T ये इसकी टोटल ऊर्जा हो गई, कुल ऊर्जा हो गई, ठीक है। ये जो टर्म रिप्रेजेंट करेगी ये टोटल एनर्जी E1 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार P2 म्यू की बात करें तो P2 म्यू दूसरे जो द्वितीय उत्पाद कण था उसका चतुर्विम संवेग, तो इसका संवेग P2 ऊर्जा E2। ऊर्जा हमने लिख ली m2 सी स्क्वायर प्लस T2, T1 और T2 प्रथम व द्वितीय उत्पाद कण की गतिज ऊर्जाएं। इन कणों के, यदि इन कणों के चतुर्विम संवेग का वर्ग करें तो चतुर्विम संवेग का वर्ग हम जानते हैं कि पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, किसमें? माइनस में, ठीक है। तो पहले कण का विराम द्रव्यमान एम स्क्वायर, दूसरे कण का विराम द्रव्यमान m1 स्क्वायर, और सॉरी जो अस्थायी कण है इसका विराम द्रव्यमान m स्क्वायर, प्रथम उत्पाद कण का m1 स्क्वायर
और द्वितीय उत्पाद कण का m2²। तो चतुर्विम संवेग के वर्ग का चतुर्विम संवेग के वर्ग p1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, p1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m1 स्क्वायर c स्क्वायर तथा p2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m2 स्क्वायर c स्क्वायर। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में चतुर्विम संवेग के संरक्षण के नियमानुसार p म्यू इक्वल्स टू p1 म्यू प्लस p2 म्यू। तो p1 और p म्यू की वैल्यू हम ऊपर से लिख लें, p म्यू, p1 म्यू और p2 म्यू की वैल्यू हमने ऊपर से ली। ठीक है, तो हम बात करें चतुर्विम संवेग के संरक्षण के नियमानुसार। तो ये हो गया अस्थायी कण, ये टूटा दो कणों में। तो अस्थायी कण का चतुर्विम संवेग बराबर होना चाहिए उत्पाद कणों के चतुर्विम संवेग के योग के, और इनकी वैल्यू हमने ऊपर से लिखी। ऊपर से लिखी तो ये हो गया 0 आयोटा mc p1 आयोटा m1 c स्क्वायर प्लस t1 अपॉन c प्लस p2 कोमा आयोटा m2 स्क्वायर प्लस t2 अपॉन c। अब हमें क्या करना है, संवेग संवेग से ऐड होगा और एनर्जी एनर्जी से ऐड होगी, और इनको ऐड करके हमने लिखा। तो इस समीकरण के संवेग के आकाशीय घटक तथा ऊर्जा को पृथक रूप में लिखने पर तो p1 प्लस p2 इक्वल्स टू 0। तो p1 प्लस p2 इक्वल्स टू 0 और e प्लस ई इक्वल्स टू e1 प्लस e2। e1 ये टर्म हो गई, e2 ये वाली टर्म हो गई, और e कौन सी हो गई, ये mc हो गई। ये हमने लिख लिया आयोटा mc इक्वल्स टू आयोटा m1 c स्क्वायर प्लस t1 c प्लस आयोटा m2 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस t2 c। आयोटा 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 कैंसिल, c को इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया mc स्क्वायर, टर्म हो गई m1 c स्क्वायर प्लस t1 प्लस m2 c स्क्वायर प्लस t2 इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो इससे हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली t1 प्लस t2 इक्वल्स टू m माइनस m1 माइनस m2 c स्क्वायर। इसको हमने डिनोट कर दिया डेल्टा m से, जहाँ डेल्टा m इक्वल्स टू m माइनस m1 प्लस m2 अस्थायी कण के द्रव्यमान कण विराम द्रव्यमान तथा उत्पाद कणों के विराम द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। इसे विघटन के लिए द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, तो m हो गया अस्थायी कण का विराम द्रव्यमान, m1 प्लस m2 हो गया उत्पाद कणों का विराम द्रव्यमान। तो इसका जो अंतर हो गया उसको हम नाम देंगे द्रव्यमान क्षति। चूंकि गतिज ऊर्जाएं हमेशा धनात्मक होती है, चूंकि गतिज ऊर्जाएं हमेशा धनात्मक होती हैं, तो अगर ये टर्म हमारी पॉजिटिव है तो डेल्टा m जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा m इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने कहा डेल्टा m इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब m इज़ ग्रेटर देन m1 प्लस m2। m है, यह है m1 प्लस m2 से बड़ा होना चाहिए। कण के स्वयं विघटन के लिए आवश्यक है कि अस्थायी कण का विराम द्रव्यमान उत्पाद कणों के विराम द्रव्यमान के योग से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने जो समीकरण हमारी ऊपर लिखी थी हमने कौन सी, ये वाली, इससे हमने लिखा p1 म्यू इक्वल्स टू p म्यू माइनस p2 म्यू। इसका पक्षांतरण इस तरफ करेंगे, इसको इस तरफ लेकर गए तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया p1 म्यू इक्वल्स टू p म्यू माइनस p2 म्यू। इस समीकरण का स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर तो इधर हमने p1 म्यू का p1 म्यू के साथ अदिश गुणनफल कर दिया और p म्यू माइनस p2 म्यू का p म्यू माइनस p2 म्यू के साथ अदिश गुणनफल कर दिया और हल किया तो ये हो गया p1 म्यू स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो p म्यू स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो p2 म्यू स्क्वायर और माइनस 2 p म्यू डॉट p2 म्यू। ये हो गई समीकरण नंबर 6। अब हम बात करेंगे p म्यू डॉट p2 म्यू की। तो p म्यू डॉट p2 म्यू, तो ये p म्यू हो गया 0 कोमा आयोटा mc, ये आकाशीय घटक और ये समय घटक, डॉट p2 माइनस कोमा आयोटा m2 c स्क्वायर प्लस t2 अपॉन c। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, मतलब जो आकाशीय घटक है वो आकाशीय घटक के साथ मल्टीप्लाई होगा और
जो चतुर्थ घटक है चतुर्थ घटक के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये टर्म तो 0 आ गई और ये बची आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये माइनस आ गया। m2c² प्लस t2 और c से ये c कैंसिल हो गया। तो हमने कहा समीकरण 7 का उपयोग समीकरण 6 में करने पर, तो हमने ये जो टर्म थी ये यहाँ पर इसके स्थान पर ये रख लिया, ठीक है। और साथ में p1 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू -m1 स्क्वायर c स्क्वायर, p म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू -m स्क्वायर c स्क्वायर, p2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू -m2 स्क्वायर c स्क्वायर, ये हम ऊपर से लिख रहे हैं। ऊपर से कहाँ से, ये यहाँ से लिख रहे हैं और इसको हमने हल किया। तो जब हम इसे हल करते हैं तो ये आ गया -m1 स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू -m स्क्वायर c स्क्वायर -m2 स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2m m2 c स्क्वायर प्लस t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो t2 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका पक्षांतरण कर लिया हमने, ये पक्षांतरण हो गया। पक्षांतरण करके और फिर इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। सॉल्व किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और फिर ये हो गया 2m t2 और इसको सबको उठाकर इधर ले गए, तो ये हो गया m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2m m2 c स्क्वायर और ये हो गया 2m। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो m स्क्वायर c स्क्वायर m2 स्क्वायर c स्क्वायर और इस टर्म को यदि एक साथ में लिखें तो ये होल स्क्वायर बनता है -m1 m2 होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2m। c स्क्वायर यहाँ भी कॉमन, c स्क्वायर यहाँ भी कॉमन, तो ये कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। टर्म हो गई -m1 m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ये जो टर्म है ये हो गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड किया तो एक बार ये प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में, तो m2 माइनस m माइनस m2 माइनस m1 m माइनस m2 प्लस m1। तो यहाँ से हमने m1 की वैल्यू लिख ली, तो हमने ऊपर लिखा था डेल्टा m इक्वल्स टू m माइनस m1 माइनस m2। तो m1 की वैल्यू निकाली तो m की वैल्यू हो गई m1 इक्वल्स टू डेल्टा m माइनस m प्लस m, ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली। अब m1 की लिखी तो ये m1 की वैल्यू लिख ली। m1 की वैल्यू लिखकर इसको हमने हल किया, तो ये हो गया m माइनस m2 माइनस डेल्टा m प्लस m माइनस m2। अब इसको हल कर लिया, हल किया तो ये टर्म हो गई डेल्टा m के बराबर, ये हमने यहाँ लिख ली। अब m माइनस m2 m ये रहा, m ये रहा, तो इस ये हो गया 2m, ये माइनस m2 ये माइनस m2, ये हो गया माइनस 2m2 और ये हो गया माइनस डेल्टा m c स्क्वायर अपॉन 2m। अतः द्वितीय कण की गतिज ऊर्जा T2 इक्वल्स टू डेल्टा m। अब 2m को इससे डिवाइड किया तो ये हो गया प्लस का 1 माइनस 2m2 अपॉन 2m, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया m2 अपॉन m माइनस डेल्टा m अपॉन 2m c स्क्वायर। अतः समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 कहाँ है, समीकरण 5 देखो हमने कहीं लिखी होगी ये T1 प्लस T2 इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने T2 का मान रख दिया, T2 का मान रखकर इसको हल किया तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, T1 की। तो अतः प्रथम उत्पाद कण की गतिज ऊर्जा T1 इक्वल्स टू डेल्टा m 1 माइनस m1 अपॉन m माइनस डेल्टा m 2m c स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम जो अस्थायी कण है जो विघटित हो रहा है तो उससे उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जाएं जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं।